Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The next lecture is about monopoly, the second market structure. We are done so far with the perfect competition, and we have talked about that how the firm in a perfect competition is able to earn profit or be at break even or shut down in the long run, in the short run. And we have also have talked about the cases of increasing cost and decreasing supply cost industries. ये जो लेक्चर है दिस इज अबाउट मोनोपोली द सेकंड एक्सट्रीम ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वन एक्सट्रीम इज परफेक्ट कंपटीशन एंड अदर एक्सट्रीम इज मोनोपोली perfect competition is taken as perfect competition is taken as a situation where infinitely many where infinitely many large नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है जी, इनफाइनाइट कहते हैं इसे। और परफेक्ट कंपटीशन के साथ मोनोपोली दूसरी एक्सट्रीम है। तो मोनोपोली इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर। तो ये दो एक्सट्रीम्स है। एक यार्डस्टिक जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है, एक यार्डस्टिक जो है वो मोनोपोली है। जो बाकी दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इट इज मोर क्लोजर टू परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है जी। और जो ओलिगोपोली है वो इज मोर क्लोजर टू मोनोपोली। तो बट बोथ ऑफ देम lies within perfect competition and monopoly. So we are done with perfect competition. Today we are doing with monopoly. So which chapter? This is a chapter we are following partially and ज़्यादा फोकस लेक्चर पे करें। मोनोपोली का चैप्टर है मार्केट पावर, मोनोपोली एंड मोनोप्सनी। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्क्राइब व्हाट इज मोनोपोली एंड मोनोप्सनी। इट्स रिटन ओवर हियर। मोनोपोली एंड मोनोप्सनी में बेसिक है कि मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर and monopsony is a single buyer. So monopoly and monopsony are subject to this chapter are the polar opposite of the perfect competition. Monopoly is a market that has only one seller but many buyers. A monopsony is just an opposite and market structure with many sellers but only one buyers. यानी sellers बहुत सारे लेकिन buyer एक है। Monopoly and monopsony are closely related, which is why we cover them in the same chapter. तो हम ज़्यादा फोकस जो है वो मोनोपोली पे करेंगे। जस्ट द डेफिनेशन आई वांटेड टू गिव यू फॉर मोनोपोली। ओके, तो जो अब मोनोपोली के अंदर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेट मी हैव अ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो फर्स्ट थिंग वाज टू डिफाइन व्हाट इज मोनोपोली। तो मोनोपोली क्या चीज़ है? सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, ठीक है जी। उसके बाद विल टॉक अबाउट डिमांड फंक्शन ऑफ मोनोपोली, MR और MC, ओके, एंड AR, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। थर्ड विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली, ओके। और वो दो तरह से होगा, एक होगा TR TC अप्रोच और दूसरी क्या होगी MR MC अप्रोच। जब हम MR MC अप्रोच करेंगे देन विल डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, long run and short run. The short run and long run. So short run में there are 4 cases we will cover. First, profit maximization. Second, loss minimization. Third, जिस तरह हमने पीछे किए, break even. And the last one is shutdown. ये किस केस में? शॉर्ट रन में। किसके लिए? मोनोपोली के लिए। इन द लॉन्ग रन वी विल डिस्कस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकेंड ब्रेक इवन एंड थर्ड इज शट डाउन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं इधर लिख देती हूँ। ये 3 पॉइंट्स करने के बाद चौथा पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा जो है सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली। फिर हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ मोनोपोली, ठीक है जी। और उसके बाद 6 नंबर पे हमारा होगा कि कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं मोनोपोली को। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली इज अ सिचुएशन व्हेन वी हैव सिंगल सेलर, ओके।
So it is a situation. So we have monopoly. What is monopoly? Monopoly is defined as a situation when there is a single seller in the market. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है? जैसे किसी ज़माने में वापडा थी या PIA थी, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें जिसमें सिर्फ सिंगल सेलर जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन अब जो है ये कोई भी चीज़ जो है प्योरली मोनोपोली नहीं है। तो लेट्स टेक इट एज अ यार्डस्टिक और इसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। सो मोनोपोली इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर। अच्छा, अब सिंगल सेलर है तो उसके कर्व्स कैसे होंगे? देखो, एज फार एज कॉस्ट स्ट्रक्चर इज कंसर्न, cost structure will not be changed whether it is perfect competition or it is monopoly. ठीक है, it is just related to the production process. तो cost structure जो है वो technology related concept है, तो उसका ताल्लुक जो है इस बात से नहीं है कि market is filled with a single seller or there are many sellers. In a monopoly we just have monopoly perfect competition में we will not discuss cost structure. Cost structure वैसे ही होगा. If I talk about total revenue, total cost, तो वो fixed cost, ये fixed cost है, ये short run है, ये आपकी जो है total cost है, ये आपके पास ये वेरिएबल कॉस्ट है। बिल्कुल वही कहानी जो पहले थी। और अगर हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की बात करें तो ये हमारे पास उसी तरीके से यू शेप ATC है और ये हमारे पास ABC है और ये उसी तरीके से MC है और AFC जो है आपको पता है कि वो ऐसे करके नीचे की तरफ जाता है और पैरेलल होता है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो द ओनली डिफरेंस लाइज इन रेवेन्यू कर्व्स। रेवेन्यू कर्व्स। तो लेट्स सी व्हाट इज रेवेन्यू कर्व। सो फर्स्ट थिंग, कितने तरह के रेवेन्यू कर्व्स होते हैं? देयर आर वन टोटल रेवेन्यू, दूसरा एवरेज रेवेन्यू जो इससे रिलेटेड ही है। सो व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू, इट इज प्राइस टाइम क्वांटिटी। क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? जो सेल करेंगे। एंड व्हाट प्राइस? द प्राइस दे विल चार्ज। Are they going to charge the same price? Are they price takers? That is the question. No, they are not price taker. Monopoly is price maker. Monopoly is price maker. प्राइस मेकर और प्राइस टेकर में क्या फर्क है? प्राइस टेकर का मतलब है कि इंडस्ट्री जो है वो प्राइस सेट कर रही है और फर्म उसको एज इट इज दे रही है। अब यहाँ पर एक फर्म ही इंडस्ट्री है, सो दे हैव ऑल लिबर्टी टू सेट द प्राइस what they want to see. यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्म है, so the firm is industry itself. So industry is an authority which decides what price will be charged in the market. Since here one firm is the industry, so that firm will decide what price to be charged for his product in the market. So you must be thinking that they could charge whatever the price they want to. The answer is no, because price is a function of Q, and there is a negative relationship. So if you increase quantity, price will go down. और in other words, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो let's say मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाती हूँ and then I make here quantities and here we have prices. Suppose करो कि this is the price monopolist is thinking to charge, and let's say this price people find it so high that nobody wants to buy on this price. So what is the quantity demanded at that price? That would be 0. So we will have this point. So if the monopolist, let's say this is P1, if the monopolist wants to sell some product in the market, they definitely would have to reduce the price. So let's say they reduces the prices to P2 and now they find that there is one person who wants to buy. So this is the point they will get. And similarly, if they want to increase sale, they would definitely have to reduce the price because people stop buying things from them. No matter there is only single seller, they stop consuming that particular product. It happens that once the product gets very, very expensive, जैसे चलगोज़े, nobody buys it. See?
तो अगर किसी को चिलगोजे सेल करने हैं तो प्राइस को कम करना पड़ेगा. So see, people once they find something is very expensive, they stop buying it. So in order to enhance quantity demand in the market, monopolist who is price maker must decide a price, must set a price such that he can increase his quantity demanded. To enhance his quantity demanded, they always have to reduce the price. It's not a situation where we are given one price at which they are selling their product no matter how many units being sold. यहाँ पर एडिशनल यूनिट को सेल करने के लिए उसको प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा. सो प्रैक्टिकली परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिमांड फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फंक्शन भी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डिमांड फंक्शन होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा. और ये डिमांड फंक्शन जो है ये क्या है, ये है प्राइस एज अ फंक्शन ऑफ क्यू, इनवर्स डिमांड फंक्शन है. और इस जो ये फंक्शन होता है इसको हम AR फंक्शन भी कहते हैं या इसको हम डिमांड फंक्शन भी कहते हैं. जो परफेक्ट कंपटीशन था उसके अंदर क्या चीज थी, ये चीज थी, P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू डिमांड फंक्शन. ये सब कुछ एक ही चीज होती है, यानी इनवर्स डिमांड फंक्शन. ये था परफेक्ट कंपटीशन और ये है मोनोपोली. तो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर दैट इफ द मोनोपोलिस्ट वांट्स टू सेल मोर प्रोडक्ट, they can't sell it at the same price. In order to attract customer, they would have to reduce the price. तो प्रैक्टिकली पहला डिफरेंस हमारे पास मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का ये आ गया कि मोनोपोली के अंदर नेगेटिवली स्लोप डिमांड फंक्शन है. ठीक है जी. अब यहाँ पर देखें कि डिमांड फंक्शन क्या है. इनवर्स डिमांड फंक्शन इनफैक्ट वी आर डीलिंग विद. इनवर्स डिमांड फंक्शन जो है वो आपका नेगेटिव स्लोप है, इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड इट्स नेगेटिव स्लोप. सपोज करें ये लीनियर लाइन है तो मैं इसको ले लेती हूँ a माइनस बी क्यू. एज्यूम करें, हाँ, क्योंकि ये लीनियर लाइन है तो मैंने लीनियर लाइन की इक्वेशन ले ली कि P इज अ फंक्शन ऑफ Q, A और B कोई कांस्टेंट्स है. ठीक है जी. तो ये मैंने एक डिमांड फंक्शन ले लिया. अब ये जो आपका डिमांड फंक्शन है मैं इसको दोबारा से यहाँ बनाती हूँ. ये दोबारा से अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ सो दैट आई कैन मेक अ वेरी गुड ग्राफ कुछ इस तरह से. और यू नो एक मिनट, सिर्फ जस्ट मिनट ऐसे कर लेते. ठीक है जी. तो ये जो है ना मेरे पास ये जो स्टोरी है ये है जी क्वांटिटीज ऑफ मोनोपोलीज एंड दिस इज प्राइस. और ये क्या है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर प्राइस इतनी हाई है कि कोई नहीं खरीद रहा. जैसे जैसे वो प्राइस डिक्रीज करेगा कंजम्पशन इंक्रीज करेगी. इसी देख रहे हैं आप, ये मैं इसको बना नहीं रही पूरी की लाइनें मुझसे सीधे नहीं लग रही. तो यू सी द नेगेटिव स्लोप डिमांड फंक्शन. और ये क्या है, ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है. इनवर्स डिमांड फंक्शन को आप कैसे लिखते हो, P एज अ फंक्शन ऑफ Q. जब भी P होता है वही P होता है वो एवरेज रेवेन्यू भी होता है. वो मैं बताऊंगी क्यों होता है, लेकिन पहले जरा आप ये देख लो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन आएगी. अच्छा, ये प्राइस है. अब यही प्राइस जो होती है ना यही AR भी होती है. AR इज इक्वल्स टू A माइनस बी क्यू, यानी जो इनवर्स डिमांड फंक्शन होता है वही AR फंक्शन भी होता है. तो मेरे पास AR फंक्शन आ गया. सपोज करो मैं TR फंक्शन वर्कआउट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में जो डिफरेंसेस है वो रेवेन्यूज के हैं. कॉस्ट स्ट्रक्चर सेम रहते हैं बिकॉज कॉस्ट स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी विच हैज नथिंग टू डू विद मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है जी. तो टोटल रेवेन्यू पे आते हैं. टोटल रेवेन्यू क्या चीज होती है, प्राइस टाइम क्वांटिटी. पहले वाले ग्राफ में प्राइस जो थी वो फिक्स थी ऐसे करके, अगर ये है ये परफेक्ट कंपटीशन है. ठीक है जी. लेकिन अगर हो मोनोपोली तो प्राइस फिक्स नहीं है, बल्कि प्राइस जो है वो ये है एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू. तो मैं ऐसे लिखती हूँ P इज अ फंक्शन ऑफ क्यू. ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये फंक्शनल फॉर्म है. ठीक है, ये ख्याल रखिएगा. और मल्टीप्लाइड बाय क्यू ये है मोनोपोली. तो ये मोनोपोली का है. अगर मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द मोनोपोली टोटल रेवेन्यू फंक्शन. आई कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस विद दैट क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो मैं इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर देती हूँ. व्हाट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू. सो A माइनस बी क्यू into Q. So what I'll have, it is like it would be, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो AQ माइनस BQ स्क्वायर. किस तरह का टोटल रेवेन्यू ग्राफ नजर आ रहा है. ठीक है, अगर ये परफेक्ट कंपटीशन होता, ये है मोनोपोली केस. ठीक है जी. अगर यही परफेक्ट कंपटीशन होता तो टोटल रेवेन्यू होता प्राइस टाइम क्वांटिटी. प्राइस क्या थी, फिक्स थी. तो ये आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शन था, ये था परफेक्ट कंपटीशन. तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो फंक्शन है अगर मैं यहाँ पर अब आपके सामने यहाँ पर ग्राफ बनाऊं है, तो ये देखो ये मेरे पास एक लाइन आ गई सीधी सी बन गई और ये मेरे पास दूसरी लाइन आ गई. सही है जी.
और यहाँ पे मैंने क्यू ले लिया, यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बना रही हूँ। परफेक्ट कंपटीशन का भी बना के दिखाती हूँ मैं आपको, और मोनोपोली का भी बना के देती हूँ। तो ये आपके पास एक लाइन आ गई, और ये आपके पास सॉरी ये आपके पास दूसरी लाइन आ गई। एक सेकेंड, यहाँ से उठाते हैं और लेट्स मेक इट हियर। या ये भी आपके पास क्वांटिटी है, और यहाँ पर आपके पास टोटल रेवेन्यू बन रहा है। सो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हम प्लॉट कर रहे हैं। अगर मैं ये फंक्शन प्लॉट करूंगी, क्या नजर आ रहा है, किस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी या कर्व आएगा? आप देखो कि टोटल रेवेन्यू आपका वाई एक्सिस का वेरिएबल है और क्यू आपका एक्स एक्सिस का वेरिएबल है, दोनों के ऊपर पावर है 1 1। तो ये कुछ भी नहीं आना, ये लीनियर ग्राफ आना है। अच्छा, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू वन क्वांटिटी इज जीरो? ऑफ कोर्स इट इज जीरो। तो इसका मतलब है ये ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक है, ओरिजिन से शुरू होकर ये कैसा ग्राफ बनाएगा, यू ऐसे करके ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये ग्राफ इस तरह बन सकता है, इस तरह बन सकता है, ये फ्लैट बन सकता है। ये डिपेंड करेगा कि जो पी बार है अगर वो 1 के बराबर है तो ये 45 डिग्री लाइन बनेगी, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो स्टीपर लाइन बनेगी, अगर वो लेस देन 1 है तो ये फ्लैटर लाइन बनेगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि सपोज ऐसे करके कोई लाइन बनी हुई है। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू है विच इज प्राइस टाइम क्वांटिटी, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन परफेक्ट कंपटीशन के केस में। और अगर आप इसके अंदर टोटल कॉस्ट डाल देते हो तो आपके पास ये इस तरह का कुछ ग्राफ था, अगर आपको याद हो। तो ये आपका टोटल कॉस्ट है। तो जी यहाँ पे है ब्रेक इवन, जहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट बराबर है, और प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमम होता था, जहाँ पे ये टेंजेंट जो था ना ये इसके पैरेलल होता था। तो ये आपका कंपटीशन की ऑप्टिमल क्वांटिटी आती थी जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही थी। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है टी आर और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्यू, और इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का ग्राफ कैसे बनता है? दो तरीके के ग्राफ होते हैं, या तो फिर वो ऐसे बनता है या फिर वो यू करके यू शेप बनता है। कौन सा वाला बनेगा यहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो क्योंकि ये माइनस बी है इसलिए ये नेगेटिव है। नेगेटिव होने की जब नेगेटिव होता है तो फिर ये वाला ग्राफ बनता है। तो मेरा जो टी आर का ग्राफ है वो क्या बनेगा? अच्छा, दूसरी बात है अगर क्यू को मैं जीरो ले लूँ तो टी आर जीरो है, इसका मतलब है ये ओरिजिन से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, ये टी आर का ग्राफ बन गया। ये किसके लिए बना है? ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए या मोनोपोली के लिए? इट इज फॉर मोनोपोली। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कॉस्ट स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसी के अंदर टी आर के अंदर टीसी को इंसर्ट करती हूँ। ठीक है, आई होप क्या टोटल कॉस्ट, या तो कहाँ पे है प्रॉफिट मैक्सिमम? ये देखो, इसका तरीका क्या होता है कि ऐसे करके ना एक बनाते हैं टेंजेंट्स। ठीक है जी, और टेंजेंट जहां पर पैरेलल होते हैं ना वहां से एक वर्टिकल लाइन निकालते हैं। ये क्या चीज होती है? ये मैक्सिमम प्रॉफिट का की वैल्यू होती है। किस क्वांटिटी पे? इसको नीचे ले जाओ, ये है क्वांटिटी मोनोपोली की जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। इसके आगे पीछे जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी उनका जो ये जो लेंथ है ये उससे कम होगी, because this point was a total revenue and this point was total cost. So the difference between यानी basically आप क्या कह रहे हो, the firm will produce QM and in order to produce QM they will earn total revenue this much and they will have total cost this much, and the difference between this highlighted area, इसको जरा हम इस तरह से कर देते हैं, रेड से कर देते हैं, सॉरी ये एक सीधी लाइन है। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है? लुक, ये वो पॉइंट है जहाँ पे टी आर और टीसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये है ब्रेक इवन, जहाँ पे कॉस्ट रेवेन्यू बराबर है। दूसरी ब्रेक इवन कहाँ पर है? ये वाली। ठीक है, इनके बीच में पॉजिटिव प्रॉफिट है क्योंकि थ्रू आउट टोटल रेवेन्यू का ग्राफ टोटल कॉस्ट की ग्राफ के ऊपर है। लेकिन इन सारे प्रॉफिट्स में से मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है? ये है। ये जो रेंज है सारी की सारी, कौन सी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है? जैसे मैंने आपको बताया था ये सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, ये फर्स्ट स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है टोटल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, और इस पे प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू तो जीरो है, सारी की सारी ये जो है कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है? ये है जी फिक्स कॉस्ट। सो दिस इज अ सिचुएशन व्हेन फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग एंड दे आर फेसिंग द नो वेरिएबल कॉस्ट बट द कॉस्ट इज ओनली फिक्स कॉस्ट। वो इतनी है जो कि फर्म को अपनी पॉकेट से देनी है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है रेवेन्यू जनरेट होता है और कुछ कॉस्ट का पार्ट जो है वो रेवेन्यू कवर करती है। देन कम्स अ ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पे कॉस्ट रेवेन्यू बराबर होते हैं, एंड देन देयर फर्म स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, एंड देन देयर इज अ पॉइंट व्हेन द फर्म इज मेकिंग हाईएस्ट प्रॉफिट। दिस इज द पॉइंट वेयर द फर्म इज मेकिंग highest profit. So this is the working of profit, maximum profit using TR and TC approach. ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ जिसको हम MR MC अप्रोच कहते हैं. So we are working with the
graphs MR and MC approach. तो profit calculation using MR equals MC approach. तो देखते हैं कि वो कैसे होगा. अब मुझे इसमें क्या क्या चीजें चाहिए. मुझे MC चाहिए, ठीक है जी, मुझे MR चाहिए. ओके, पहले मैं ग्राफ बना लेती हूँ और वो चीजें बना लेती हूँ जो जो चीजें जो मुझे आती हैं. तो मतलब जो मुझे ग्राफ पता है मैं पहले इसमें इंसर्ट कर लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए. तो ये हमारे पास है जी ग्राफ. अच्छा, और मैं इसमें ग्राफ बनाती हूँ MRMC. आपको पता है कि कॉस्ट कर्व्स कैसे होते हैं. यू रिमेम्बर, कॉस्ट कर्व्स होते हैं सिर्फ वही सारे. यहाँ पर आपको पता है क्वांटिटीज है, यहाँ पे आप डॉलर लिख दो. तो ये आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है जी. ये क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है. और ये क्या है, वही कन्वेंशनल मार्जिनल कॉस्ट जो नीचे से आता है और मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट और मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करता हुआ ऊपर चला जाता है. इसका मिनिमम सबसे पहले आता है, फिर इसका मिनिमम आता है, फिर इसका मिनिमम आता है. ये कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारे लिए नया नहीं है, ये वही सारा चलेगा. फर्क कहाँ पड़ेगा, एमआर फंक्शन में. अब एमआर कहाँ से आएगा. अब आपके पास अगर टीआर हो तो एमआर आ सकता है. टीआर आपका होता है प्राइस टाइम क्वांटिटी. प्राइस जो है वो सिंपल प्राइस नहीं है, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्यू इनटू क्यू. हमने फंक्शन लिया a माइनस बी क्यू इनटू क्यू एंड दैट वुड बिकम ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर. ठीक है जी, आपका ये आ गया टीआर. अब टीआर से एमआर कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना टीआर से एमआर कैसे निकालते हैं. एमआर इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टीआर विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू. हाँ, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इस वाले पार्ट का सिर्फ ए, और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस टू बी क्यू. ठीक है, तो ये आ गया आपका एमआर. स्ट्रेट लाइन है या नॉन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है. नेगेटिव स्लोप है पॉजिटिव, ये नेगेटिव स्लोप है. ठीक है, एक चीज आप देखो, आपका जो ए आर था तो टी आर आपका जो है वो है जी ए माइनस बी क्यू इंटू क्यू. इसको मल्टीप्लाई कर लें या बनाने करें एक ही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मैं इससे ए आर निकालूं तो वो क्या होता है, टी आर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी. तो टी आर की वैल्यू है ए माइनस बी क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी. ये क्वांटिटीज को कैंसिल कर देगी. आंसर क्या आया, ए माइनस बी क्यू. जरा कंपेयर करें ए आर को जो कि है ए माइनस बी क्यू और एम आर को जो कि है ए माइनस टू बी क्यू. क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है. इंटरसेप्ट दोनों के सेम है और स्लोप जो है इसकी डबल है और इसकी सिंगल है. तो मतलब ये कि ए आर की स्लोप को आप डबल कर दो तो आपके पास एम आर आ जाएगा. सपोज करिए अगर आपके पास ए आर है 10 माइनस टू पी टू क्यू, तो आपका एम आर क्या बनेगा इस हिसाब से, इंटरसेप्ट वही रहेगा, स्लोप डबल हो जाएगी. और ये पूरे प्रोसेस से आप करके लेने की बजाय इधर से कर लो तो यू विल बी एबल टू गेट द राइट एम आर फंक्शन. अब आप देखो कि हम इसको इन ग्राफ्स को यहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं. मैं जरा इसको सिंपल बनाने के लिए जो है ऐसा करती हूँ कि ये कॉस्ट के कर्व जो है ना उनको कम कर लेती हूँ. तो लेट मी टेक दिस अगेन. ये हो गया और फिर ये ग्राफ है, ठीक है जी. और ये मैंने बनाया ATC. हाँ, और MC बनाना पड़ेगा, VC वाला नहीं बनाऊंगी, MC. अब बनाई जी MR AR. AR आपको पता है क्या चीज है, A माइनस बी क्यू स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, और A माइनस टू बी आर स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप बट डबल स्लोप. तो इसको मैं जरा बनाती हूँ. ये देखो ये ऐसे होगा. देखो अगर Q को जीरो करते हैं तो इसकी वैल्यू A आती है. यहाँ पे Q को जीरो करते हैं तो इसकी वैल्यू A आती है. सपोज करो ये A है, ठीक है जी, और ये मेरा बन गया AR. और MR जो है वो डबल है इससे स्लोप में. इसका मतलब है कि MR कैसे बनेगा. MR का तरीका ये होगा, ऐसे बनेगा. सी, एक खास बात होती है MR में, वो क्या होती है मैं इसको जरा अलग से बना के दिखाऊं. अगर आपका ये AR है ना, ठीक है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे डॉलर है, तो आप एक लाइन लें बिल्कुल बीच में से 45 डिग्री. जहां भी वो कट करेगी ना उस लाइन को नीचे ले लें. समझ आ गई, ये पॉइंट है. तो आपका जो MR AR है वो यहाँ से शुरू होगा और बेसिकली इसमें से पास थ्रू करेगा. जब ऐसे आप बनाओगे ना तो ये वाला जो ग्राफ है इसकी स्लोप डेफिनेटली इस वाले ग्राफ से डबल हो जाएगी. ये तरीका है, ठीक है. क्या करना होता है, ओरिजिन से एक लाइन लेनी है जो इसको मिडल से कट करे. जहां पे वो कट करेगी उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, और जहां पे वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिलता है
वहां से आपने एमआर को गुजारना है, तो आपका बिल्कुल राइट ग्राफ बनेगा। ठीक है जी। तो अब मैंने इस ग्राफ के अंदर जो है एमआर और ईआर बना लिया। हम हमारी याद रखें, हम क्वांटिटी डिसीजन जो होते हैं ना वो हमेशा होते हैं एमआर इज इक्वल टू एमसी से। ठीक है जी। और प्राइसिंग डिसीजन जो होते हैं ना, प्राइस किसके से डिसाइड होती है? प्राइस इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो डिमांड फंक्शन होता है, और डिमांड फंक्शन विलिंगनेस टू पे होता है। तो विलिंगनेस टू पे के हिसाब से प्रोड्यूसर जो है वो चार्ज करता है। सो इसलिए प्राइसेस आर ऑलवेज डिसाइडेड बाय द एआर फंक्शन। तो अब आप ढूंढे यहाँ पर कि एम आर इज इक्वल टू एमसी कौन सा पॉइंट है। ये देखो, ये है एमसी का ग्राफ और ये है एमआर का ग्राफ, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मोनोपोली का इक्विलिब्रियम होगा। मोनोपोली इक्विलिब्रियम कह देते हैं इसे। तो इस पॉइंट से कितनी क्वांटिटी आएगी, जरा नीचे जाए, इस पॉइंट से कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे, ये देखिए गलत बन रहा है, मैं इसको हाथ से बनाती हूँ। ये है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है। तो कितनी मोनोपोली क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, इतनी करेगा। और प्राइस के लिए क्या करेंगे, इस क्वांटिटी पे ए आर को चेक करेंगे, ये क्वांटिटी को एक्सटेंड करेंगे। ये देखो ए आर है, तो ऊपर ले जाओ, जहां पे ये कट करेगा ना वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे, और ये क्या आ जाएगी, प्राइस ऑफ मोनोपोली। तो क्वांटिटी ऑफ मोनोपोली क्यूएम है, प्राइस ऑफ मोनोपोली पीएम है। प्राइस ऑफ मोनोपोली के लिए एआर चाहिए होता है और क्वांटिटी के लिए एमआर इज इक्वल टू एमसी चाहिए होता है। अच्छा, अब इसमें प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट देखो कि पहले तो देखिए टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल रेवेन्यू हमेशा होता है प्राइस टाइम क्वांटिटी। तो प्राइस कितनी है, पीएम है, क्वांटिटी कितनी है, क्यूएम है। तो एरिया कौन सा नजर आया, इसको हम लेबल कर देते हैं ओ क्यूएम, इसको ए कह देते हैं। तो थोड़ी सी स्पेस मुझे चाहिए इसको लिखने के लिए। लेट्स गो डाउन बिट। ठीक है, इसको मैं रेस कर देती हूँ, अपने यहाँ पे लिख देती हूँ। लेट्स हैव सम स्पेस, या दैट्स बेटर। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू है ओ क्यू एम ए पी एम। टोटल कॉस्ट कितनी है भाई, इसके लिए एवरेज कॉस्ट चाहिए, वो ये है। इस क्वांटिटी पर एवरेज कॉस्ट किधर आ रही है, वो ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इससे आपने हॉरिजॉन्टल बनाना है, उसको लेबल कर देना है, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, ओ क्यू एम बी सी, ओ क्यू एम बी सी। ठीक है, कर्सर फॉलो करें। तो प्रॉफिट कितना है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, विच इज ये है आपका जी ये देखो, ये सारा का सारा है आपका टोटल रेवेन्यू, नजर आ रहा है। ये है आपका टोटल रेवेन्यू, ये मैंने सारा हाईलाइट कर दिया है, जो लिखा हुआ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, टोटल कॉस्ट कहाँ से आपकी, ये है, समझ में आया, टोटल कॉस्ट। तो ये क्या चीज बची हुई है, ये क्या चीज बची हुई है, ये वाली ये है जी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है जी सी बी ए पी एम, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू भी लिख देती, ये लिखे हुए तो है ऊपर, मैं सिर्फ रिजल्ट लिखती हूँ, सी बी ए पी एम, ये आपका है प्रॉफिट। ठीक है, ये जो प्रॉफिट का एरिया है ना सी बी पी एम, ये एग्जैक्टली इस लेंथ के बराबर है, जो लाल वाली लेंथ है ना इसके बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये यूनिट ऑफ स्केल के हिसाब से ये बराबर हो जाएंगे। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसके अंदर कि हमें जब परफेक्ट कंपटीशन की इक्विलिब्रियम की समझ आ जाती है, तो हमारा नेक्स्ट काम ये है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर डिस्टिंग्विश करना और केसेस बनाना। तो केसेस क्या है, शॉर्ट रन के अंदर मैंने आपको 4 केसेस बताए थे। एक था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, दूसरा था लॉस मिनिमाइजेशन का, एक फिर नेक्स्ट था ब्रेक इवन का, और लास्ट वन था शट डाउन। अब मैं उसी तरीके से ग्राफ दोबारा बनाती हूँ। ठीक है जी, और लेट्स टेक अ ब्रेक, या ग्राफ बन गया, ऐसे करके ना एक ही बना लेते हैं। और फिर उसके बाद एक और लाइन लेते हैं यहाँ से, और यूं करके लंबी सी एक लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ पे इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये दूसरा ग्राफ आ गया आपका, और ये आपका आ गया जी तीसरा ग्राफ, और ये जी आपका हो गया चौथा ग्राफ। ठीक है जी, अब हम इसमें से क्या करेंगे, एम आर एम सी को बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये देखो आपके पास
ये आ गया आपका AR, और इसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए। ये क्या है, इसको हम बना लेते हैं, ये आपका आ गया EMR, ठीक है जी, इसे ही बना लेते हैं। ये आ गया आपका AR, ठीक है जी, और ये आपका आ गया MR, ठीक है। उसके बाद ये आ गया AR, और यहाँ से आ गया आपका MR, एंड देन AR, और यहाँ से आ गया MR, ठीक है जी। अब ये ग्राफ बन गए आपके। अब हम इसको लाइनों के साथ बनाएंगे। MC कर्व सब में ऐसे गुजरेगा, ठीक है। डिक्रीजिंग पोर्शन जो होता है ना, वो रेलेवेंट नहीं होता डिसीजन मेकिंग में, तो हम ये इंक्रीजिंग पोर्शन ही की बात करते हैं। लेकिन MC कर्व वैसे यू शेप्ड ही होता है, जिसमें इनिशियली MC ड्रॉप होती है और बाद में MC इंक्रीज करती है, तो हम इंक्रीजिंग पोर्शन को ही लेते हैं, ठीक है जी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, आपको पता है। अच्छा, यहाँ से पहले ना, सबसे पहले एक ही काम करें, क्या करना है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है ना, इसमें से आप ना देखें कि ये वो पॉइंट है जिसपे MR इज इक्वल्स टू MC है, तो इसके ऊपर क्या डिसाइड होता है, इसके ऊपर डिसाइड होती है जी क्वांटिटी, ठीक है जी। और प्राइस की जैसे डिसाइड होती है AR फंक्शन से। मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ AR, और ये है MR, ये है AR, ये है MR, ये है AR, और ये है MR, और ये है AR, और ये है MR, ठीक है जी। तो ये आपके पॉइंट्स मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देती हूँ, ये पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट है, और यहाँ पे ये ही पॉइंट है QM, and this one is PM, 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 and PM. This is QM, this is QM, this one is QM। हाँ, तो अब आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो सब में नजर आ रहा है। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉस मिनिमाइजेशन, ब्रेक इवन, शट डाउन। ये सारे केसेस किस बेस पे डिस्टिंग्विश होंगे कि जो आपके कॉस्ट कर्व्स हैं वो रिलेटिव टू प्राइस लाइन कहाँ पर है। अब देखो, ये हमारी रेफरेंस पॉइंट लाइन है, प्राइस लाइन है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट लाइन है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को शुड बी वेल बिलो दिस प्राइस लाइन। तो मैं बनाती हूँ, वो ये यू शेप ही बनेगी, ठीक है। मैं कॉस्ट कर्व्स को किसी और कलर से बना लेती हूँ, ये ब्लू से बना लेती हूँ। तो लेट्स मेक इट, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना कि जहां पे वो कट करते हैं ना, वहां पे इसका मिनिमम होना चाहिए ATC, इसको ABC कह दो, ATC इधर भी बनाते हैं। ये है लॉस मिनिमाइजेशन। तो आपको पता है जो प्राइस लाइन है ये वाली, इसको ATC और ABC के मिडल में आना चाहिए, ये देखें। ये देखें, उसके बाद ये ब्रेक इवन पे जो प्राइस लाइन है उसको टच करना चाहिए ATC ABC को, शॉर्ट रन है ना, तो ठीक है जी। और ये प्राइस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। तो आपका अब ये वाला जो सिचुएशन है, इसमें आपका ABC भी ना इसके ऊपर ही चला जाएगा, और ATC उससे भी ऊपर चला जाएगा। देखिए, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ से। पहले ग्राफ में क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू है OQM, इसको A कह दे, APM, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट वो कहाँ से निकलेगी, इस QM को एक्सटेंड करेंगे, टोटल कॉस्ट पे कहाँ कट करी, यहाँ पे, इसको B कह दो, ठीक है, और इसको C कह दो। तो ये है OQM BC, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, उससे भी कम है, वो आपको पता है कि इधर से लेंगे, इसको आप D कह दो, इसको आप E कह दो। तो OQMDE जो है वो टोटल कॉस्ट है। तो ये क्या है, EDBC, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, बहरहाल हमारा कंसर्न ये है कि हमारा रेवेन्यू कौन सी कॉस्ट को कवर कर रहा है, ये वेरिएबल कॉस्ट को भी कर रहा है, फिक्स कॉस्ट को भी कर रहा है, यानी इनफैक्ट टोटल कॉस्ट को कर रहा है। और फिर किसके बाद कितना मार्जिन बच रहा है, ये देखो, यहाँ तक है OQMBC,
ये है टोटल कॉस्ट जो कि कवर हो रही है। और टोटल रेवेन्यू कितना है, ओ क्यू एम ए पी एम। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है जी ये वाला जो मैं हाईलाइट करने लगी हूँ इस शेड्स के साथ। तो इसे कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट आपके पास कितना है, सी बी ए पी एम। इसमें जरा चेक करें टोटल रेवेन्यू कितना है। टोटल रेवेन्यू है जी ओ, इसको कह दो ए, ओ क्यू एम ए पी एम। हाँ, और टोटल कॉस्ट जो है वो आपको पता है कितनी है, वो ऊपर जा रही है, सही है। तो कितना पोर्शन जो है आपका कवर हो रहा है, जो इसके नीचे आ रहा है ना, यानी ये इतनी कॉस्ट कवर हो रही है प्लस इतनी कॉस्ट कवर हो रही है। सो फिक्स पोर्शन कितना पोर्शन कवर हो रहा है, इसको सी कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो। तो फिक्स कॉस्ट का जो है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कवर्ड है और फिक्स कॉस्ट का पार्ट कवर है। कितना कवर है, वो है जी बी सी ए पी एम, ठीक है जी। तो आपको लॉस मिनिमाइजेशन क्यों है, क्योंकि आप शट डाउन करोगे तो आपको ये पूरी की पूरी जो कॉस्ट है ना, ये खुद पर बेयर करनी है। लेकिन इस सिचुएशन में जब आप कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपकी बिजनेस कवर कर रही है। तो लॉस मिनिमाइजेशन सेज दैट यू शुड कंटिन्यू द बिजनेस। इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है जो कि ये सारा है, वो एग्जैक्टली टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। सो यहाँ पर तो फिक्स कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कवर नहीं हो रही और वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीटली कवर हो रही है। ये ब्रेक इवन है, बिकॉज अगर फर्म बंद भी कर देगी तो भी उसे फिक्स कॉस्ट को पेयर करना है और अगर वो कंटिन्यू करती है तो भी करना है। और लास्ट वाला जो है इसमें देखो कि टोटल रेवेन्यू जो है वो इवन वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर रहा। इधर से लाइन लगाते हैं ना, तो ये देखो ये है अनकवर्ड पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, ये अनकवर्ड पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो बेसिकली आपका ये शटडाउन केस है, क्योंकि इसमें आपका जो रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर रहा। तो ये था सिचुएशन, 4 केसेस थे बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन इन द लॉन्ग शॉर्ट रन। अब इसी तरह से you would have to make long run, हाँ long run monopoly cases। कौन कौन से केसेस होंगे, पहला केस होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, दूसरा होगा ब्रेक इवन का, और थर्ड क्या होगा, प्रॉफिट शट डाउन का। तो ये आपने खुद बनाने हैं, वो जिस तरह मैंने ग्राफ बनाया था उसी तरीके से आपने ये 3 केसेस खुद बनाने हैं, ठीक है जी। तो हमारे एजेंडा के हिसाब से हमने क्या कुछ कर लिया है। हमारे एजेंडा के हिसाब से वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज मोनोपोली, सिंगल सेलर, then we talked about demand function, marginal revenue, marginal cost, AR. फिर we have talked about this and this, marginal revenue, marginal cost approach, total revenue, total cost approach. फिर हम we have talked about these cases and this cases. और अब हम जो कर रहे हैं कि ये वाले cases apply curve of the monopoly and reason for monopoly and comparison of perfect competition monopoly। 3 छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, let's do it। तो सबसे पहले तो हम जाते हैं comparison between अब देखो क्या है, ये आपके पास क्वांटिटी और ये है डॉलर, ये है आपका AR और ये है आपका MR और ये है आपका MC, ठीक है जी। अच्छा जी, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो MR इज इक्वल्स टू AR होता है, ठीक है। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो ये वाला जो MR है कंपटीशन का, वही MR भी होता। और प्रोडक्शन डिसीजन कैसे होता है, MR इज इक्वल्स टू MC। कहाँ पे होता है, ये है MC और ये है MR। तो ये हमारा कंपटीशन का प्रोडक्शन पॉइंट है। तो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती, QC। कितनी प्राइस चार्ज होती, PC, ठीक है। अब इसी को कंपेयर करो कि ये परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली भी आ जाए। तो मोनोपोली के अंदर MR इज नॉट इक्वल्स टू AR, फर्स्ट थिंग। सेकेंड के क्वांटिटी डिसीजन जो है वो होते हैं MR इज इक्वल्स टू MC से, और प्राइस डिसीजन जो होते हैं प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो MR इज इक्वल्स टू MC कहाँ पर है, ये रहा आपका MR मोनोपोली का और ये रहा आपका MC। तो ये आपका मोनोपोली का पॉइंट है जिसपे कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो QM और प्राइस कितनी चार्ज कर रहे हो, वो अकॉर्डिंग टू एवरेज रेवेन्यू PM। तो व्हाट वी आर एक्चुअली वी कैन सी फ्रॉम देयर के टू लेस प्रोडक्शन and too high
प्राइस। ये क्या है? ये है मोनोपोली। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है मोनोपोली पे। तो मोनोपोली से जो डेडवे लॉस होता है, डेडवे लॉस वो ये होता है सारा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल इज द डेड वे लॉस ऑफ मोनोपोली। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है सप्लाई कर्व फॉर मोनोपोलिस्ट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।